किसी देश में 3 भाई रहते थे। वे इतने गरीब थे कि 2 वक्त का खाना भी नहीं जुटा पाते थे। एक दिन तीनों भाई भोजन की तलाश में जंगल में भटक रहे थे। तभी उन्हें कहीं से एक प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश से एक आवाज आई, जो वरदान मांगना चाहते हो मांग लो। दोनों बड़े भाइयों ने वरदान मांगने में जरा भी देर नहीं की। उन्होंने तुरंत ही वरदान मांगा कि जब भी वे अपनी जेब में हाथ डालें, उन्हें उसमें धन मिल जाए। यानी कि जब भी उन्हें पैसे की जरूरत हो या न हो, उनकी जेब में हमेशा पैसे रहें। लेकिन सबसे छोटे भाई ने किसी दूसरे ही प्रकार का वरदान मांगा। उसकी इच्छा थी कि जो भी स्त्री उसे देखे वह उसे प्रेम करने लगे। उन सबकी इच्छा पूरी हुई। वरदान पाने के बाद दोनों बड़े भाइयों ने दुनिया देखने की योजना बनाई। छोटे भाई ने उनसे पूछा कि क्या वह भी उनके साथ दुनिया घूमने चल सकता है, परंतु उन्होंने उसकी एक न सुनी और बोले, हम तो जहाँ भी जाएंगे राजकुमार समझे जाएंगे, मगर तुम एक बेवकूफ लड़के समझे जाओगे। तुम्हारे पास तो एक पैसा भी नहीं है और न कभी होगा, फिर तुम्हारी देखभाल भी कौन करेगा। पर छोटे भाई ने जिद की, कुछ भी सही, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा। काफी प्रार्थना के बाद वे दोनों बड़े भाई उसे अपने साथ ले चलने के लिए मान गए, पर साथ में उन्होंने एक शर्त लगा दी कि वह उनका नौकर बनकर उनके साथ चलेगा। छोटा भाई मान गया और वे तीनों चल पड़े। 1-2 दिन का सफर करने के बाद वे लोग एक सराय में आए। दोनों बड़े भाइयों के पास तो खूब पैसा था, सो उन्होंने बड़ा शानदार खाना मंगवाया और जी भर कर खाया। मगर छोटे भाई को किसी ने अंदर भी जाने नहीं दिया। उसे गाड़ी और सामान की देखभाल के लिए सराय के बाहर ही छोड़ दिया गया। उसने घोड़ों को अस्तबल में बांधा, गाड़ी को धोया और फिर घोड़ों के खाने के लिए घास लेकर गया। जब वह ये सब कर रहा था तो सराय के मालिक की पत्नी उसे खिड़की से देख रही थी। उसकी आंखें उस सुंदर लड़के के चेहरे से ही नहीं हट पा रही थी। हालांकि वह तो मेहमानों का केवल नौकर ही था, पर जितनी अधिक देर तक वह उसे देखती रही, उसे वह उतना ही अधिक सुंदर दिखाई दे रहा था। सराय का मालिक बोला, अरे तुम वहाँ खिड़की पर खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जरा जाकर देखो कि रसोई में खाना ठीक से बन रहा है कि नहीं। हमारे शाही मेहमान खाने का इंतजार कर रहे हैं। पत्नी उधर से अपनी आंख हटाए बिना ही बोली, ओह, अगर उन्हें खाना पसंद नहीं आया तो न सही, मैं क्या करूं? मैंने अभी तक इतना सुंदर लड़का पहले कभी नहीं देखा। क्यों न हम उसे रसोई में बुलाकर कुछ अच्छा सा खाना खाने के लिए दे दें। ऐसा लगता है कि बेचारा काफी मेहनत करता है। सराय के मालिक ने कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? रसोई में जाओ और अपना काम देखो। पत्नी ने पति से लड़ना ठीक नहीं समझा, पर उसे एक विचार आया और वह एक कीमती चीज अपने कपड़े में छिपाकर सराय से बाहर आई। ये कीमती चीज थी एक कैंची। यह एक जादुई कैंची थी। इस जादुई कैंची का काम ये था कि इसे हवा में चलाने से जो भी कपड़ा जिस रंग में भी सोचो उसी रंग में कट जाता था। वह छोटे लड़के के पास आए और बोली, ये कैंची तुम रखो क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो। इस कैंची की खासियत यह है कि इसे हवा में चलाने से जो भी कपड़ा जिस रंग में भी सोचो उसी रंग में कट जाता है। लड़के ने उसे नम्रता से धन्यवाद दिया और उससे वह कैंची लेकर अपनी जेब में रख ली। जब बड़े भाइयों का खाना खत्म हो गया तो वे फिर चलने के लिए तैयार हुए। छोटा भाई गाड़ी के पीछे नौकर की जगह पर खड़ा हुआ। फिर वे एक दूसरी सराय में आए। वे दोनों तो सराय के अंदर चले गए और छोटा भाई बाहरी सामान आदि की देखभाल करने के लिए खड़ा रहा। भाइयों ने उसे बताया कि अगर कोई तुमसे ये पूछे कि तुम किसके नौकर हो तो तुम कहना कि मैं 2 विदेशी राजकुमारों का नौकर हूँ। छोटे भाई ने हाँ में सिर हिलाया। इस बार भी वही हुआ जो पिछली सराय में हुआ था। सराय के मालिक की पत्नी ने जब उसे देखा तो वह तो बस उसे देखती ही रह गई। पति ने जब अपनी पत्नी को बाहर झांकते हुए देखा तो उसने भी उसे कहा, वहाँ तुम दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? जाओ और जाकर अपनी रसोई देखो। हमारी सराय में रोज रोज विदेशी राजकुमार नहीं आया करते। और जब वह अंदर नहीं गई तो वह उसे उसकी गर्दन पकड़कर अंदर ले गया। इस बार सराय के मालिक की पत्नी ने उसे एक जादुई मेजपोश दिया, जिसकी खूबी यह थी कि उसे बिछाने पर जो भी खाना सोचो वही खाना उस मेजपोश पर आ जाता था। तीसरे सराय में भी ऐसा ही हुआ। जैसे ही उस तीसरी सराय की मालिक की पत्नी ने लड़के को देखा तो वह भी उसकी तरफ आकर्षित हो गई। उसने उसे लकड़ी की एक टोंटी दी, जिसकी खूबी ये थी कि उसे खोलने पर जो भी पीने की चीज चाहो वही मिल जाती थी। छोटे लड़के ने उसे भी नम्रता पूर्वक धन्यवाद दिया और वह उसे लेकर अपनी जेब में रख ली। एक बार फिर से वे लोग कड़ी सर्दी में अपने सफर पर चल दिए। अब की बार वे एक राजा के महल में पहुंचे। दोनों बड़े भाइयों ने अपना परिचय बादशाह के लड़कों के रूप में दिया, क्योंकि उनके पास खूब पैसा था और वह कीमती कपड़े पहने हुए थे।
राजा ने उनका बहुत जोर शोर से स्वागत किया और राजमहल में उन्हें इज्जत से ठहराया गया। मगर बेचारा छोटा भाई उन्हीं फटे कपड़ों में था जिन्हें पहनकर वह घर से निकला था। उस बेचारे की जेब में तो एक पैसा भी नहीं था। उसे राजा के नौकरों ने नाव में सवार कराकर एक टापू पर भेज दिया, क्योंकि वहाँ का यही नियम था कि जो भी गरीब या भिखारी वहाँ आता उसे उसी टापू पर भेज दिया जाता। राजा ने ये नियम इसलिए बना रखा था क्योंकि वह अपने स्वादिष्ट और अच्छे खाने और पहनने के बढ़िया कपड़ों को गरीबों की नजर से गंदा नहीं करना चाहता था। बचा हुआ खाना, जो केवल जिंदा रहने के लिए ही काफी होता था, भिखारियों और गरीबों से भरा उस टापू पर भेज दिया जाता था। घमंडी भाइयों ने अपने भाई को ऐसी जगह जाते देखा मगर अनदेखा कर दिया। बल्कि वे लोग खुशी हुए कि अच्छा हुआ, उन्हें उससे छुटकारा मिल गया। जब छोटा लड़का उस टापू पर पहुंचा तो उसने वहां के लोगों की हालत देखी तो उसे अपनी तीनों कीमती चीजों की याद आई। सबसे पहले उसने कैंची निकाली और उसे हवा में चलाना शुरू कर दिया। हवा में से बढ़िया बढ़िया कपड़े कटकर गिरने लगे। जल्द ही भिखारियों के पास राजा और उन घमंडी भाइयों से भी अधिक कीमती और सुंदर कपड़े आ गए। उन कपड़ों को पहनकर वे सब बहुत खुश हुए और नाचने लगे। पर वे अब अपनी भूख के लिए क्या करें? अब लड़के ने अपनी मेजपोश निकाली और उसे बिछा दिया। अब क्या था, नाम लेते ही पोश पर तरह तरह के स्वादिष्ट खानों का ढेर लग गया। भिखारियों ने ऐसा खाना कभी जिंदगी में नहीं देखा था। उन्होंने खूब खाया और खूब खिलाया। ऐसी दावत तो राजा के महल में भी शायद कभी नहीं हुई होगी जैसे उन भिखारियों के टापू पर हो रही थी। अब तुम्हें प्यास भी लग रही होगी, सुनो जो चाहे पियो, कहकर लड़के ने अपनी लकड़ी की टोंटी निकाली और उसे खोल दिया। तरह तरह की शराब उसमें से निकलने लगी। इस प्रकार भिखारियों ने लड़के की मेहरबानी से सब कुछ पाया जो किसी राजा को भी नसीब होना मुश्किल था। अगली सुबह राजा के नौकर भिखारियों के लिए खाना लेकर आए। वे दलिया आदि की खिचड़ी, कुछ पनीर के टुकड़े और रोटी के सूखे टुकड़े लाए थे। लेकिन आज भिखारियों ने उन्हें छुआ तक नहीं। ये देखकर राजा के नौकरों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस खाने के ऊपर वे रोज टूट पड़ते थे आज वे उसे छूने भी नहीं आए। लेकिन इससे भी ज्यादा आश्चर्य उन्हें तब हुआ जब उन्होंने देखा कि सारे भिखारी राजकुमारों जैसे शाही कपड़े पहने हुए हैं। राजा के नौकरों को लगा कि शायद वे किसी गलत टापू पर आ गए हैं, पर नहीं, ये तो वही टापू था जिस पर वे रोज आते थे। फिर उन्होंने सोचा कि शायद ये कल वाले भिखारी की करामात रही हो, पर यह सब उसने कैसे किया होगा यह उनके दिमाग में नहीं आया। वे महल लौट गए और उन्होंने टापू के बारे में कई सारी बातें राजा को बताई। एक बोला, उन्हें इतना घमंड हो गया है कि उन्होंने आज के खाने को छुआ तक नहीं, महाराज। दूसरा बोला, महाराज, उस कल वाले लड़के ने सबको शाही कपड़े पहनने को दे दिए हैं। टापू पर रहने वालों का कहना है कि उस लड़के के पास एक ऐसी कैंची है जो हवा में चलाने से सिल्क के कपड़े काटती है। तीसरा बोला, महाराज, उनके पास बहुत तरह का खाना और शराब पड़ी थी, इसलिए उन्होंने ये खाना छुआ तक नहीं। एक और बोला, और मैंने तो उस नए भिखारी की जेब में एक जादुई चीज भी देखी थी। राजा की एक बेटी थी, उसके कानों में भी यह बातें पड़ी तो उसके मन में इस लड़के को देखने की इच्छा हो गई, और अगर वह कैंची उसे बेच दे तो वह भी सिल्क के शानदार कपड़े पहन पाएगी। उसने अपने पिता को चैन नहीं लेने दिया और राजा को उस लड़के को बुलाने के लिए एक आदमी उस टापू पर भेजना ही पड़ा। जब वह लड़का महल में आया तो राजकुमारी ने देखा कि वह किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। उसने पूछा, क्या ये सच है कि तुम्हारे पास जादू की कैंची है? लड़का बोला, हाँ, ये सच है कि मेरे पास जादू की कैंची है। उसने अपनी जेब से जादू की कैंची निकाली और हवा में चलाने लगा। सिल्क, साटन और मखमल के कपड़ों के ढेर लग गए, पीले, हरे, गुलाबी, नीले। राजकुमारी ने कहा, ये कैंची हमें बेच दो, तुम जो चाहोगे हम तुम्हें वही देंगे। लड़के ने कहा, नहीं, मैं इसे नहीं बेच सकता क्योंकि ऐसी कैंची मुझे दोबारा नहीं मिल सकती। जब वे लोग आपस में सौदेबाजी कर रहे थे तो राजकुमारी के साथ भी वही हुआ जो उन तीनों स्त्रियों सराय के मालिकों की पत्नियों के साथ हुआ था। उसे लगा, इतना सुंदर लड़का तो उसने पहले कभी नहीं देखा था। वह उसे जाने नहीं देना चाहती थी, सो उसने सौदा छोड़कर उससे कैंची देने के लिए प्रार्थना करनी शुरू कर दी। जो लड़का उसे किसी भी तरह देने के लिए राजी नहीं था, उसने उस लड़के से पूछा, आखिर तुम्हें इसके लिए क्या चाहिए? उसने कहा, मैं अगर एक रात तुम्हारे कमरे के दरवाजे पर फर्श पर सो जाऊं तो ये कैंची मैं तुम्हें ऐसे ही दे दूंगा। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन अगर तुम्हें मुझसे डर लगे तो तुम अपने भरोसे के 2 चौकीदार रख सकती हो और रात भर कमरे में रोशनी भी रहने दे सकती हो। राजकुमारी को इसमें कोई परेशानी नहीं थी।
तो लड़का राजकुमारी के कमरे के दरवाजे के पास फर्श पर रात भर सोया। 2 चौकीदार वहां रात भर रहे और कमरे में रोशनी रही, पर राजकुमारी को नींद नहीं आई, क्योंकि वह जब भी अपनी आंखें बंद करती उसके सामने उसकी सूरत नाचने लगती और फिर वह अपनी आंखें खोल लेती। रात भर यही चलता रहा। वह उसे उन सब लड़कों से सुंदर लग रहा था जो अब तक उससे शादी के उम्मीदवार रह चुके थे। अगले दिन राजकुमारी ने कैची ले ली और लड़के को भिखारियों के टापू पर वापस भेज दिया। अब उसे कैची से कोई काम नहीं था, बस उसके मन में तो उसकी सुंदर सूरत बसी हुई थी। अब उसने अच्छे खाने के बारे में सोचा जो उस टापू पर लड़के ने वहां के भिखारियों को दिया था। वह उसकी तह तक भी पहुंचना चाहती थी, सो लड़के को फिर महल में लाया गया। जब राजकुमारी ने उन बढ़िया खानों के बारे में उससे पूछा तो उसने उसे मेजपोश के बारे में बताया और साथ में ये भी कहा कि वह उसे बेचेगा नहीं, लेकिन अपनी पुरानी शर्त पर उसे ऐसे ही दे सकता है। राजकुमारी राजी हो गई और वह पहले दिन की तरह फिर वैसे ही राजकुमारी के कमरे के दरवाजे के पास फर्श पर सोया। इस रात राजकुमारी को और भी नींद कम आई। वह रात भर उसका चेहरा अपनी आंखों के सामने देख रही और फिर भी उसे रात छोटी लगी। अगले दिन लड़के ने अपना जादुई मेजपोश राजकुमारी को दे दिया। राजकुमारी ने राजा से लड़के को महल में रखने की जिद की तो राजा ने कहा, किसी चीज की कोई हद भी होती है, हम इस तरीके से उसे यहाँ नहीं रख सकते, उसे टापू पर जाना ही होगा। और अगले दिन राजकुमारी की इच्छा के खिलाफ उसे फिर उसी टापू पर भेज दिया गया। जाते जाते राजकुमारी ने उससे कहा कि उसे उन 2 राजकुमारों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए जो उनके महल में ठहरे हुए हैं। इस बार राजकुमारी को उसकी शराब की याद आई तो वह फिर अपने पिता के पास गई और बोली, पिताजी, उसके पास अभी एक चीज और है जो मेरे पास होनी चाहिए, इसलिए मेहरबानी करके उसे एक बार और बुला दीजिए। राजा ने अमन से उसे बुलवा दिया। इस बार जब लड़का आया तो राजा ने भी उसकी बातें सुनी। राजकुमारी ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई जादुई चीज भी है? लड़के ने फिर वही जवाब दिया, हाँ है। अगर राजा मुझे अपना आधा राज्य भी दे दे तो मैं भी उसे नहीं बेचूंगा, पर अगर तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें वह ऐसे ही दे सकता हूँ। राजकुमारी मुंह फेर कर हंसी। फिर उसने अपने पिता की ओर देखा। पिता ने भी अपनी बेटी की ओर देखा तो उसे लगा कि उसकी बेटी इस लड़के को प्यार करती थी। राजा ने बेटी से कहा, ठीक है, हम तुम्हारी शादी इस लड़के से कर देंगे क्योंकि इसके पास ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से वह हमारे जितना ही धनी है। बस फिर क्या था, लड़का और राजकुमारी की शादी हो गई। राजा ने अपना आधा राज्य अपने दामाद को दे दिया। उसके भाइयों को भिखारियों के टापू पर भेज दिया गया। वे वहां उस टापू पर धन का क्या करते, क्योंकि वहां तो खरीदने को कुछ था ही नहीं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप प्राचीन कथाओं और कहानियों से जुड़े रहें। ओम नमः शिवाय।